हेलो एवरीवन, आज हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का यूनिट 6 डिस्कस करेंगे जिसका टाइटल है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। सबसे पहले हम ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के एवोल्यूशन की बात करेंगे। ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस की ट्रेजेक्ट्री एक इंट्रिकेट इंटरप्ले है नॉर्मेटिव डेवलपमेंट, इंस्टीट्यूशनल प्रोलिफरेशन और शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स की। कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल मूवमेंट लेट 1960s में इमर्ज हुई जब पब्लिक अवेयरनेस इकोलॉजिकल डेग्रेडेशन के बारे में बढ़ने लगी थी। इस मूवमेंट को रेचल कार्सन की फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग जो कि 1962 में आई थी, इस बुक ने इस चीज़ को कैटलाइज किया, जिसमें उन्होंने पेस्टिसाइड के हार्मफुल इफ़ेक्ट को डिटेल में डॉक्यूमेंट किया था। इस नेसेंट कॉन्शियसनेस ने एक पैराडिग्मेटिक शिफ्ट लाया, लोकलाइज्ड कंजर्वेशन इनिशिएटिव से लेकर ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल चैलेंजेस तक, जिसमें मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की ज़रूरत थी। 1972 में स्टॉकहोम में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट एक वाटरशेड मूवमेंट था इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के लिए। इस कॉन्फ्रेंस ने सिर्फ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम ही इस्टेब्लिश नहीं किया, बल्कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेजिटिमेट सब्जेक्ट के रूप में भी रीडिफ़ाइन किया। उसके बाद इन्वायरमेंटल रिजीम की प्रोलिफरेशन हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, इससे लेकर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो कि 1992 में हुई। ये सारी चीज़ें जो कि इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के डाइवर्स एरिया में एक्सपेंशन को रिफ्लेक्ट करती है। 1992 का रियो अर्थ समिट एक और पिविटल जंक्चर था जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया, जो ब्रंडलन कमीशन की रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर में आर्टिकुलेट किया गया था। ये रिपोर्ट 1987 में आई थी। इस नॉर्मेटिव इनोवेशन ने इन्वायरमेंटल इम्पेरेटिव्स और डेवलपमेंटल एस्पिरेशन को रिकंसाइल करने की कोशिश की, जो पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स के लिए पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट था, जो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के कॉम्प्लेक्स टेरेन में नेविगेट कर रहे थे। कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रिंसिपल एक डिप्लोमेटिक कॉम्प्रोमाइज़ के रूप में इमर्ज हुआ, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन के हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन को इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन में एक्नॉलेज करता है, जबकि ग्लोबल साउथ के लेजिटिमेट डेवलपमेंट एस्पिरेशन को भी रिकग्नाइज करता है। अब हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेडिशनल एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज का गवर्नेंस, जो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी और राइवलरस कंजम्पशन से कैरेक्टराइज होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए डिस्टिंक्टिव चैलेंजेस प्रेजेंट करता है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज मल्टीपल स्केल्स पर मैनिफेस्ट होते हैं, लोकल कॉमन्स से लेकर ग्लोबल कॉमन्स तक। ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन का थियोरेटिकल फ्रेमवर्क, जिसे गैरेट हार्डन ने प्रपाउंड किया था, ये पॉजिट करता है कि कॉमन रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉयटेशन के लिए वल्नरेबल होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल एक्टर्स अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं जबकि कॉस्ट को एक्सटर्नलाइज करते हैं। लेकिन इस डिटर्मिनिस्टिक मॉडल को एलेनोर ऑस्ट्रॉम ने के एम्पिरिकल रिसर्च ने सब्सटैंशियली चैलेंज किया है, जो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम की वायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करती है, जो क्लियरली डिफाइंड बाउंड्रीज, कलेक्टिव चॉइस अरेंजमेंट्स और ग्रेजुएटेड सैंक्शंस पर प्रेडिकेटेड है। ट्रेडिशनल और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज पर कंटेस्टेशन कंटेम्प्रेरी एरा में इंटेंसिफाई हुई है, एक्सेलरेटेड ग्लोबलाइजेशन और रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन के साथ। ट्रांस बाउंड्री वाटर सिस्टम इस डायनेमिक को एग्जाम्प्लीफाई करते हैं, जहां रिपेरियन स्टेट कॉम्प्लेक्स हाइड्रो डिप्लोमेसी में एंगेज होते हैं वाटर एलोकेशन, डैम कंस्ट्रक्शन और पोल्यूशन मैनेजमेंट पर।
इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी जो वर्ल्ड बैंक के ऑस्पिसेस में नेगोशिएट हुई थी, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स का एक इंस्ट्रक्टिव केस स्टडी है वाटर कॉन्फ्लिक्ट को मिटिगेट करने के लिए। इस तरह मरीन रिसोर्सेज जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन के साइट्स बन गए हैं, जिसमें फ़िशिंग राइट्स, मैरीटाइम बाउंड्रीज और सी बेड मिनरल्स पर डिस्प्यूट हाईलाइट करते हैं स्पेसेस बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन जो गवर्न करने के चैलेंजेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, खासकर फॉसिल फ्यूल और मिनरल का एक्सट्रैक्शन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, स्टेट एंटिटीज़ और लोकल कम्युनिटीज़ के बीच मल्टीफेसेटेड कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिपिटेट करता है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के डिस्ट्रीब्यूशनल डिस्प्यूट से आगे जाते हैं और प्रोसीजरल जस्टिस, डाइवर्स स्टेक होल्डर्स की रिकग्निशन और इंटरजेनरेशनल इक्विटी के प्रफाउंड फंडामेंटल क्वेश्चन को इनकम्पैस करता है। ये हाईलाइट किया जाता है कि कैसे रिसोर्स हाई कॉन्फ्लिक्ट्स ने इंडिया में इन्वायरमेंटल मूवमेंट को कैटलाइज किया है, जिसमें चिपको मूवमेंट और नर्मदा बचाओ आंदोलन शामिल हैं। अब हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल गवर्नेंस में इंडिजिनस लोगों के राइट्स के बारे में। तो इंडिजिनस पीपल के राइट की प्रोग्रेसिव रिकग्निशन ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स में एक सिग्निफिकेंट नॉर्मेटिव डेवलपमेंट रिप्रेजेंट करती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन और यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल ने एक रोबस्ट इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क स्टैब्लिश किया है जो इंडिजिनस राइट्स को सेल्फ डिटर्मिनेशन, कल्चरल इंटीग्रिटी और ट्रेडिशनल टेरिटरीज और रिसोर्सेज पर कंट्रोल के लिए अफर्म करता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्सप्लिसिटली एक्नॉलेज करते हैं इंडिजिनस कम्युनिटीज़ और उनकी एंसेस्ट्रल लैंड्स के बीच डिस्टिंक्टिव रिलेशनशिप को, जो सिर्फ इकोनॉमिक कंसिडरेशन ही नहीं बल्कि कल्चरल आइडेंटिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और कस्टमरी गवर्नेंस सिस्टम को भी इनकम्पैस करता है। इंडिजिनस इकोलॉजिकल नॉलेज सिस्टम जो जेनरेशन्स ऑफ ऑब्जर्वेशन और अडेप्टेशन से डेवलप हुई है, इन्वायरमेंटल अंडरस्टैंडिंग के सोफिस्टिकेटेड रिपोजिटरीज कंस्टिट्यूट करती है, जिनके बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, क्लाइमेट अडेप्टेशन और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशंस हैं। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आर्टिकल 8 के थ्रू इस नॉलेज की वैल्यू को रिकग्नाइज करता है, जो स्टेट्स को ऑब्लिगेट करता है कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज को रिस्पेक्ट, प्रिजर्व और मेंटेन करें, जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल यूज़ के लिए रेलेवेंट हैं। ये नॉलेज सिस्टम बायोपायरेसी से थ्रेट फेस करता है। जेनेटिक रिसोर्सेज और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज का अनऑथराइज्ड एप्रोप्रिएशन कमर्शियल पर्पसेस के लिए बिना इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स है। क्लाइमेट चेंजेस और इंडिजिनस राइट्स का इंटरसेक्शन एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स के एक पर्टिकुलरली कंटेंशियस डोमेन के रूप में इमर्ज हुआ है। इंडिजिनस कम्युनिटीज़ डिस्पाइट ग्रीन हाउस गैस एमिशन में मिनिमम हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन के ऑफन क्लाइमेट इम्पैक्ट्स के लिए डिसप्रपोर्शनेट वल्नरेबिलिटीज़ एक्सपीरियंस करते हैं अपने जियोग्राफिकल लोकेशन के कारण, जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव रीजन्स में होता है और नेचुरल रिसोर्सेज पर उनके डिपेंडेंस के कारण लाइवलीहुड के लिए। क्लाइमेट जस्टिस का प्रिंसिपल सिर्फ इस डिफरेंशियल वल्नरेबिलिटी की रिकग्निशन ही नहीं बल्कि क्लाइमेट पॉलिसी फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन में इंडिजिनस पर्सपेक्टिव्स के मीनिंगफुल इंक्लूजन की भी नेसेसिटी बताता है। इंडिजिनस रिप्रेजेंटेटिव्स UNFCCC नेगोशिएशंस में इंक्रीजिंगली वोकल पार्टिसिपेंट्स बन गए हैं, जो राइट बेस्ड अप्रोचेस के लिए एडवोकेट करते हैं मिटिगेशन और अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज दोनों में। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, जिसमें हम इंडिया की इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी को डिस्कस करेंगे।
सो ग्लोबल इन्वायरमेंटल डिबेट्स में इंडिया की पोजीशनिंग डोमेस्टिक डेवलपमेंटल इम्पेरेटिव्स और इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन की कॉम्प्लेक्स नेविगेशन को रिफ्लेक्ट करती है। इंडिया ने कंसिस्टेंटली कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रिंसिपल पर एम्फेसिस दिया है। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन की हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन में हाईलाइट करते हुए और मिटिगेशन बर्डन्स के इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एडवोकेट करते हुए ये स्टैंड सिर्फ रेटोरिकल नहीं बल्कि इंडिया की मटीरियल सर्कमस्टांसेस को रिफ्लेक्ट करता है। एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी विद सिग्निफिकेंट पॉवर्टी एलिविएशन चैलेंजेस and relatively low per capita emissions compared to developed countries. Climate negotiations में इंडिया की पोजीशन इनिशियल रिलक्टेंस से बाइंडिंग इमिशन टारगेट के खिलाफ पेरिस अग्रीमेंट फ्रेमवर्क के अंदर मोर प्रोएक्टिव एंगेजमेंट तक इवॉल्व हुई है। ये एवोल्यूशन बोथ डोमेस्टिक पॉलिसी डेवलपमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है, इंक्लूडिंग एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स और एनर्जी इफ़िशियंसी इनिशिएटिव्स और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेटिक कैलकुलेशंस रिगार्डिंग इंडियाज़ इंटरनेशनल इमेज और इन्फ्लुएंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्टैब्लिशमेंट, जिसे इंडिया और फ्रांस ने को फाउंड किया, इंडिया के इमर्जिंग लीडरशिप को एग्जेम्पलीफाई करता है रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट को डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रमोट करने में, जबकि ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस में इक्विटी पर अपने कोर पोजीशन को मेंटेन करते हुए। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इंडिया की इन्वायरमेंटल डिप्लोमेसी का एक और सिग्निफिकेंट डोमेन रिप्रेजेंट करता है। दुनिया के मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में से एक के रूप में जो अप्रॉक्सीमेटली 8% ग्लोबल स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होस्ट करता है, इंडिया का इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस में सब्सटैंशियल स्टेक है। कंट्री ने जेनेटिक रिसोर्सेज और एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज से रिलेटेड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग अरेंजमेंट के लिए वोकल एडवोकेट रहा है, जैसे कि उसके कम्प्रिहेंसिव डोमेस्टिक लेजिस्लेशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002 में रिफ्लेक्ट होता है। ये पोजीशन ब्रॉडर साउथ साउथ सॉलिडारिटी के साथ अलाइन करता है बायोपायरेसी के अगेंस्ट और नेशनल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पर सॉवरेन राइट्स असर्ट करने में। फॉरेस्ट का गवर्नेंस इंडिया की नुआंस्ड इन्वायरमेंटल पोजीशनिंग को फर्दर इलस्ट्रेट करता है। इंडिया ने मेंटेन किया है कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्राइमरीली नेशनल सोवरेनिटी के विदिन आता है, जबकि फॉरेस्ट के इकोसिस्टम सर्विसेज के लिए कॉम्पनसेशन के लिए एडवोकेट करते हैं, पर्टिकुलरली कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। डोमेस्टिकली फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ के राइट्स को रिकनसाइल करने का एक अटेम्प्ट रिप्रेजेंट करता है, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशल जस्टिस कंसिडरेशंस के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले को रिफ्लेक्ट करता है। Lastly, we'll talk about contemporary challenges and theoretical perspective. Anthropocene era में environmental challenges का intensification ने environmental governance के conventional approaches की theoretical reconsideration को prompt किया है। Environmental security का concept ट्रैक्शन गेन कर रहा है। इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन को सिर्फ टेक्निकल या मैनेजमेंट इशू नहीं बल्कि एक फंडामेंटल सिक्योरिटी कंसर्न के रूप में रिकन्सेप्चुलाइज करते हुए देखा गया है, जिसके स्टेट स्टेबिलिटी, ह्यूमन वेलफेयर और जियोपॉलिटिकल रिलेशन के लिए इम्प्लिकेशंस हैं। क्लाइमेट चेंज को पर्टिकुलरली एक थ्रेट मल्टीप्लायर के रूप में कैरेक्टराइज किया गया है, जो एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटी को एग्जैजरबेट करता है और पोटेंशियली इंक्रीजिंगली स्कार्स रिसोर्सेज पर कॉन्फ्लिक्ट को कैटलाइज करता है। क्रिटिकल जियोग्राफी और पॉलिटिकल इकोलॉजी से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ने एलिमिनेट किया है कि
कैसे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स और बर्डन्स डिफरेंट सोशल ग्रुप के अक्रॉस अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जहां मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ऑफन डिस्प्रपोर्शनेट इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेयर करते हैं, जबकि इन्वायरमेंटल एमिनिटीज़ तक लिमिटेड एक्सेस एंजॉय करते हैं। ये एनालिटिकल फ्रेमवर्क एनवायरमेंटल कंसर्न्स की इनसेपरेबिलिटी को ब्रॉडर क्वेश्चन ऑफ सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और पावर रिलेशन से एम्फसाइज करता है। इन्वायरमेंटल जस्टिस मूवमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स में कम्युनिटीज़ ऑफ कलर से ओरिजिनेट हुआ और सब्सिक्वेंटली ग्लोबलाइज हुआ, इन्वायरमेंटल और सोशल जस्टिस कंसिडरेशन के इंटीग्रेशन को एग्जेम्प्लीफाई करता है। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के ट्रांसनेशनल नेटवर्क का इमर्जेंस, जिसमें नॉन स्टेट एक्टर्स इंक्लूडिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, कॉरपोरेशंस और सब नेशनल गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं। इसने इंटरनेशनल रिलेशंस के ट्रेडिशनल स्टेट सेंट्रिक अप्रोचेस को कॉम्प्लिकेट किया है। ये नेटवर्क डाइवर्स गवर्नेंस एक्टिविटीज़ में इंगेज करते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग और मॉनिटरिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्समेंट तक, बोथ फॉर्मल इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क से विद इन और आउटसाइड ऑपरेट करते हुए सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम्स की प्रोलिफरेशन, जैसे फॉरेस्ट स्टोर्ड काउंसिल सर्टिफिकेशन टिम्बर प्रोडक्ट्स के लिए गवर्नेंस मोडालिटीज़ की डाइवर्सिफिकेशन को इलस्ट्रेट करता है बियॉन्ड कन्वेंशनल ट्रीटी बेस्ड अप्रोचेस। प्लानिटरी बाउंड्रीज़ का कॉन्सेप्ट, जिसे अर्थ सिस्टम साइंटिस्ट ने डेवलप किया है, वेरियस इन्वायरमेंटल चैलेंजेस की इंटरडिपेंडेंस और क्रिटिकल थ्रेशोल्ड के एग्जिस्टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कंपेलिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, जिसके बियॉन्ड इरिवर्सिबल इकोलॉजिकल डैमेज अकर हो सकता है। इस साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग के इन्वायरमेंटल गवर्नेंस के लिए सिग्निफिकेंट इम्प्लिकेशंस हैं, जो इंटीग्रेटेड अप्रोचेस की नीड को सजेस्ट करता है, जो मल्टीपल इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स को साइमल्टेनियसली एड्रेस करे रादर देन फ्रेगमेंटेड इशूज स्पेसिफिक रिजीम्स के थ्रू। ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का फ्यूचर ट्रेजेक्ट्री सिर्फ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल इनोवेशंस ही नहीं, बल्कि प्रिवेलिंग डेवलपमेंट मॉडल्स, कंजम्पशन पैटर्न और नॉर्थ साउथ रिलेशंस की फंडामेंटल रिकन्सिडरेशन भी नेसेसिटेट करेगा। जस्ट ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और सोशल इक्विटी के बीच पोटेंशियल ब्रिज के रूप में इमर्ज हुआ है, emphasizing कि इकोलॉजिकल रेजिलेंस के टुवर्ड्स पाथवेज को एक्सप्लिसिटली अफेक्टेड कम्युनिटीज़, वर्कर्स और वल्नरेबल पॉपुलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशनल इम्प्लिकेशन को एड्रेस करना चाहिए। इन्वायरमेंटल गवर्नेंस का ये इंटीग्रेटेड अप्रोच, जो बोथ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी और सोशल जस्टिस को एड्रेस करता है, शायद ग्लोबल इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स में मोस्ट सिग्निफिकेंट कंटेम्प्रेरी चैलेंज रिप्रेजेंट करता है। That's it for today's lecture. So thank you for watching the video, and if you find this video helpful, please like and subscribe to our channel Pathshala. अगर आप कुछ suggestions देना चाहते हैं, so you're most welcome to give it in our comment section. See you in the next video where we'll learn political science from scratch.